छात्रों, स्टडी विद अशोक यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए। तो अब हम आज के विषय पर आते हैं। छात्रों, अब हम संज्ञा के बारे में जानकारी लेंगे। संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा के भेद और ढेर सारे उदाहरणों को देखेंगे। संज्ञा की परिभाषा इस प्रकार है: किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का अर्थ होता है नाम, जैसे राम, मोहन, सीता, गीता, वृक्ष, कोलकाता, दिल्ली, प्रेम, सोना, चांदी, पुलिस आदि। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि हमें किसी व्यक्ति के नामों को देख रहे हैं, वस्तुओं के नामों को देख रहे हैं, स्थान के नामों को देख रहे हैं और भाव सूचित नामों को भी देख रहे हैं। अर्थात यहाँ पर जितने भी हमें नाम मिले हैं वही तो संज्ञा है। संज्ञा का अर्थ होता है नाम। बाद में इस परिभाषा के बाद हम आगे बढ़ेंगे संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद इसका अर्थ होता है कि संज्ञा के प्रकार भी हम इसे कह सकते हैं। संज्ञा के प्रमुखतः 5 भेद होते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा, चौथा है द्रव्यवाचक संज्ञा और अंत में 5वां है समूहवाचक संज्ञा। अब प्रत्येक संज्ञा के भेद के बारे में विस्तार रूप से देखेंगे। इसमें पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी एक विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो इसमें हमें यह मालूम होता है कि जो शब्द हमें किसी व्यक्ति के नाम के बारे में, वस्तु के नाम के बारे में, स्थान के नाम के बारे में बताता है तो हम उसे कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो इसमें पहला उदाहरण है व्यक्तियों के नाम, जैसे अशोक, सरिता, मोहन, संगीता। बाद में स्थानों के नाम, हुक्केरी, चिक्कोड़ी, बेलगाम, खानापुर। तीसरा है नदियों के नाम, मलप्रभा, घटप्रभा, कृष्णा, कावेरी। बाद में चौथा है पुस्तकों के नाम, रामायण, महाभारत, कुरान, गोदान आदि। ऐसे विशेष व्यक्तियों के, स्थानों के और नदियों के और पुस्तकों के नामों को जो शब्द सूचित करता है तो हम उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। बहुत ही आसान है छात्रों, थोड़ा ध्यान से आप देखेंगे तो सब आपको मालूम हो जाएगा। अगला भेद है जातिवाचक संज्ञा। जिन शब्दों से किसी प्राणी, पदार्थ या समूह की जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ पर देखो, जिन शब्दों का प्रयोग हम करते हैं उन शब्दों से यह हमें समझ में आता है कि यह किसी प्राणी, पदार्थ या समूह की जाति का बोध करा रहा है, इसका ज्ञान हमें होता है, तो उसे हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। तो यहाँ पर देखिए कुछ उदाहरण निम्नानुसार है। मनुष्य जाति, आदमी, औरत, लड़का, लड़की, माता। यहाँ पर आदमी जो शब्द है, इस दुनिया में जितने भी पुरुष हैं उन सब पुरुषों के लिए यह आदमी शब्द एक काफ़ी है। यह पुरुष जाति के लिए पुरुष जाति को सूचित करता है आदमी। उसी प्रकार औरत, दुनिया में जितनी भी स्त्रियां हैं उन स्त्रियों के लिए यह औरत शब्द काफ़ी है, यह सूचित करता है। उसी प्रकार लड़का, लड़की, माता। आगे देखिए वस्तुएं, पुस्तक, घर, कलम, गेंद,
दरवाजा आदि। तो जब हम यहाँ पुस्तक इस शब्द का प्रयोग हम करते हैं, जितने भी पुस्तक है उन सारे पुस्तकों के लिए यह पुस्तक शब्द का प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार घर, इस दुनिया में जितने भी घर है उन सब घरों के लिए उस घर जो है एक जाति है, घर जो है एक जाति है, उसके लिए इस शब्द का प्रयोग हम करते हैं। उसी प्रकार कलम, गेंद, दरवाजा आदि। आगे पशु पक्षी, गाय, कुत्ता, शेर, बंदर, तोता आदि। तो गाय यह शब्द लेते ही मालूम होता है कि जितने भी गाय है इस संसार में उन सारे गायों के लिए यह एक ही शब्द का प्रयोग करते हैं, गाय। उसी प्रकार कुत्ता, जितने भी कुत्ते हैं उन सब कुत्तों के लिए इस कुत्ता यह शब्द काफी होता है। उसी प्रकार शेर है, बंदर है, तोता आदि। आगे देखिए, पद या व्यवसाय, प्रधानमंत्री, वाणिज्य, व्यापारी, लेखक आदि। तो प्रधानमंत्री यह पद है। प्रधानमंत्री इस शब्द का प्रयोग इसलिए किया जाता है कि इस शब्द से ये एक पद का सूचक है, पद का सूचक है, इसलिए प्रधानमंत्री का प्रयोग किया गया है। तो आगे किसान, ये किसान जितने भी किसान हैं उन सभी के लिए इस शब्द से ये शब्द का प्रयोग करते गए। उसी प्रकार वाणिज्य में भी बहुत सारे, फिर भी वाणिज्य यह शब्द से सब प्रकार के वाणिज्य के लिए यह शब्द का प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार व्यापारी, जितने भी व्यापारी है उन सब के लिए यह काफी है। बाद में लेखक आदि। अगला प्रकार है द्रव्यवाचक संज्ञा, या हम इसे पदार्थवाचक संज्ञा भी कह सकते हैं। तो द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है? वे संज्ञा या पदार्थ जिन्हें हम नाप या तोल सकते हैं पर गिन नहीं सकते, वे द्रव्यवाचक कहे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो द्रव पदार्थ होते हैं उन्हें हम नाप सकते हैं, तोल सकते हैं, लेकिन उन्हें हम गिन नहीं सकते हैं। वैसे द्रव्यों को हम क्या कह सकते हैं? द्रव्यवाचक कहते हैं। उस प्रकार के संज्ञा होते हैं। तो यहाँ पर उदाहरण देखिए, क, धातुओं के नाम सोना, चांदी, लोहा, पीतल, कांसा आदि, ये सब धातु है। तो इन्हें हम गिन नहीं सकते, नाप सकते हैं और तोल सकते हैं। सोना, चांदी, लोहा, पीतल, कांसा आदि। आगे और एक उदाहरण देखिए, खाद्य वस्तुएं, जो हम खाद्य कहते हैं, जो खाते हैं या पीते हैं। दूध, पानी, तेल, घी आदि। तो दूध, इसे हम तोल सकते हैं, नाप सकते हैं, लेकिन गिन नहीं सकते हैं। दूध, पानी को भी वैसे ही। बाद में तेल है, घी है, ये सब खाद्य वस्तुएं हैं, ये द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। बाद में पदार्थ में हवा और गैस, इसे भी हम तोल सकते हैं, नाप सकते हैं, लेकिन गिन नहीं सकते हैं। इस प्रकार ये सारे द्रव्यवाचक संज्ञाओं का उदाहरण है। अगला जो प्रकार है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा से एक ही जाति के व्यक्तियों का समूह, दल, गिरोह, समूह, झुंड, सेना, मेला, कक्षा, पुलिस, ये सारे हम उदाहरण दे सकते हैं। इन सारे शब्दों को देखने के बाद हमें यह समझ में आता है कि जैसे कि समूह है या दल है, दल में बहुत सारे सदस्य होते हैं, फिर भी हम उसे दल कहते हैं। उदाहरण के लिए, जब क्रिकेट का एक दल होता है, क्रिकेट के दल में 11 खिलाड़ी होते हैं, फिर भी हम उसे क्या कहते हैं? दल कहते हैं। और गिरोह में बहुत सारे सदस्य होते हैं, फिर भी हम उन सबको मिलाकर ही
गिरोह कहते हैं। बाद में झुंड है। झुंड जैसे कि जंगल में बहुत सारे प्राणियों का जो प्राणी एक साथ आते रहते हैं तो हम उन्हें कहते हैं झुंड कहते हैं। सेना, सेना में बहुत सारे फौजी होते हैं, सैनिक होते हैं, उन सब को मिलाकर हम सेना कहते हैं। उसी प्रकार मेला है। मेले में तो हजारों लोग रहते हैं, फिर भी सबको मिलाकर हम मेला कहते हैं। और कक्षा में बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं, उन सब विद्यार्थियों को मिलाकर हम कक्षा कहते हैं। और पुलिस है। पुलिस एक विभाग है। इस विभाग में बहुत सारे पुलिस होते हैं, अलग अलग पद के पुलिस होते हैं, लेकिन सबको मिलाकर हम क्या कहते हैं? पुलिस कहते हैं। ये सारे उदाहरण जो है समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण है। संज्ञा का आखिरी भेद है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा से उन गुणों का बोध होता है जिनका अनुभव हमारा मन या हृदय कर सकता है, लेकिन हम उन्हें न तो स्पर्श कर सकते हैं न देख सकते हैं। वे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। भाववाचक संज्ञा में गुण होते हैं। जो भी गुण हो, उन गुण को हम क्या कर सकते हैं? स्पर्श कर सकते हैं, न उन्हें देख सकते हैं, लेकिन उनका अनुभव हम कर सकते हैं। गुणों का अनुभव कर सकते हैं, न उन्हें स्पर्श कर सकते हैं। इसलिए यहाँ कुछ उदाहरण है भाववाचक संज्ञाओं के, जैसे कि प्रेम, क्रोध, मिठास, मित्रता, ईमानदारी आदि। यहाँ प्रेम जो है यह गुण है। प्रेम का अनुभव करते हैं हम, हमारा मन या हृदय प्रेम का अनुभव करता है, लेकिन प्रेम को हम देख नहीं सकते, न स्पर्श कर सकते हैं। उसी प्रकार क्रोध, यह भी एक गुण है। इस गुण को भी न तो हम स्पर्श कर सकते हैं न देख सकते हैं, सिर्फ क्रोध का अनुभव करते हैं। उसी प्रकार मिठास, अगर हम एक मिठाई का स्वाद ले रहे हैं तो हमारा मन उसका स्वाद लेता है, उसे मालूम हो जाता है कि यह बहुत मिठास है, लेकिन इस मिठास को हम न देख सकते हैं, न छू सकते हैं, न स्पर्श कर सकते हैं। तो इसी प्रकार मित्रता होती है। यह भी एक गुण है। मित्रता को हम अनुभव करते हैं, ईमानदारी को हम अनुभव करते हैं। ऐसे बहुत सारे भाववाचक संज्ञाएं हैं, उनकी बहुत बड़ी एक हम सूची भी कर सकते हैं। इस प्रकार मुझे ऐसा लगता है कि ये जो भाववाचक संज्ञा है और जितने भी संज्ञा के भेद है, संज्ञा की परिभाषा है और बहुत सारे उदाहरण भी दिए गए हैं, उन सारे उदाहरणों को ध्यान से देखिए, पढ़िए, बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।